तो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके इस प्यारे से चैनल फिजिक्सिया पर। इस चैनल पर हम फिजिक्स के टॉपिक डिस्कस करते हैं और इसके साथ साथ हमने अभी फ़िलहाल क्लास 12 का मैथमेटिक्स भी स्टार्ट किया है, जिसमें हमने पहला चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन स्टार्ट किया हुआ है। आज हम एक फिजिक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे जो आपके क्लास 12 की फिजिक्स का जो 4th चैप्टर है, चौथा चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर का टॉपिक है ये, और इस चैप्टर का ये दूसरा ही टॉपिक है, जिसमें हम एक लंबे वायर की वजह से उसके सराउंडिंग में, उसके किसी आसपास किसी पॉइंट P पर हम मैग्नेटिक फील्ड के लिए कैलकुलेशन करेंगे, उसके लिए फार्मूला डिराइव करेंगे यहाँ पर। और साथ ही साथ वो जो फील्ड आएगी उस फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी ये भी हम यहाँ पर आज बताएंगे, आपको डिस्कस करेंगे और आपको रूल भी बताएंगे कि इस रूल से आप जो है उस फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकते हो। जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कैसे आप फाइंड कर सकते हो, कैसे एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को आप कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो, क्या होगी उसके डायरेक्शन। क्योंकि ये भी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था। तो आपको बता दें कि अपने जो क्लास 12 की फिजिक्स है उसमें जो पहला बुक है आपका, फर्स्ट बुक जो है, उसमें से शुरुआत के जो 3 चैप्टर्स हैं वो हमने टॉपिक वाइज उसके लिए वीडियो हमने क्रिएट किया है और चैनल के पेज पर अपलोड कर चुके हैं हम। अब ये 4th चैप्टर है, इस 4th चैप्टर में हम टॉपिक वाइज डिस्कशन स्टार्ट किए हुए हैं, जिसको टॉपिक वाइज हम ले भी चलेंगे और जो भी छोटा से बड़ा टॉपिक होगा सब टॉपिक पर हम वीडियो क्रिएट करेंगे और उसको आपको जो है चैनल के पेज पर वो वीडियो आपको अवेलेबल मिलेगा। आप जहाँ भी चाहें, जब भी चाहें, तो अगर आपको किसी टॉपिक में डाउट होता है या कोई टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझना चाहते हो आप, या फिर कोई टॉपिक आपको बिल्कुल समझ नहीं आया हो, क्लास में, कोचिंग में, स्कूल में जो भी आपने पढ़ा नहीं समझ में आया, तो आप जो है चैनल के पेज पर जा करके और टॉपिक वाइज वीडियोज़ हैं, आप उस पर क्लिक करके वॉच कर सकते हो। हमारा ये पूरा भरोसा है कि जब भी आप उस वीडियो को पूरा वॉच करके कंप्लीट करोगे तो आपका एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, क्योंकि हमने बिल्कुल बेसिक तरीके से स्टार्ट किया हुआ है। ज़्यादा फोकस हमने किया है डेरिवेशन पर, और डेरिवेशन पर भी उस पॉइंट पर फोकस किया कि डेरिवेशन आपको याद ना करना पड़े, रटना ना पड़े, और एक फ्लो में ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें आती चली जाएं आपके दिमाग में, जिसकी ज़रूरत पड़ती है डेरिवेशन में। और डेरिवेशन के बाद जो फार्मूला आता है उसको भी रटने के बजाय हमने समझने पर फोकस किया हुआ है। और ये हमने बताया है हर एक डेरिवेशन में, हम शुरू से यही बताते हैं कि डेरिवेशन में अगर आप उस प्रोसेस से गुजरते हो, डेरिवेशन के प्रोसेस से, और तब फार्मूला आपके सामने आता है तो आप उस फार्मूले के मास्टर हो जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब आप डेरिवेशन कर रहे थे तो आपको ये पता था शुरुआत में ही कि कौन सी क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, किस क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किस क्वांटिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कहाँ माइनस है, कहाँ प्लस है, कहाँ स्क्वायर है, कहाँ क्यूब है, ये सारी चीज़ें पता होती हैं। तो फाइनली जो लास्ट में फार्मूला आता है डेरिवेशन के बाद, उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में फिट रहता है कि भाई ये वाली क्वांटिटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ये ऊपर रहेगी वैल्यू, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो ये बटे वाला जो साइन है उसके नीचे रहेगी, स्क्वायर है, क्यूब है, ये सारी चीज़ें याद रहती हैं। तो इस वजह से हमने डेरिवेशन पे ज़्यादा फोकस किया है, और डेरिवेशन पे फोकस किया भी जाना चाहिए, क्योंकि फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फिजिक्स में। फार्मूले याद होते तो बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, चाहे आपके बोर्ड एग्जाम के हों, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के, जैसे नीट, जेई वगैरह जो भी आप देते हो, एनडीए वगैरह जो भी है, तो उसमें जो क्वेश्चन आते हैं सब फार्मूले बेस्ड ही होते हैं, बस थोड़ा बहुत फार्मूले को आपको मॉडिफाई करना रहता है। जब आप फार्मूले के साथ खेलना शुरू कर देते हो और खेलना सीख जाते हो तो जो न्यूमेरिकल है बिल्कुल आसान हो जाते हैं। और यही हमारा पर्पज़ भी है आपको, कि आपका जो पूरा एक टोटल कह सकते हैं, आप पूरा कंप्लीट जो लर्निंग हो वो आप यहाँ पर सीखें, सिर्फ थियोरी पर ही नहीं, बल्कि जो थियोरी के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट है और उस टॉपिक से रिलेटेड जो अपना फार्मूला आता है, उसके डेरिवेशन और उसका एप्लीकेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन सब सारी चीज़ों पर फोकस करने के लिए हमने पूरा प्रयास किया हुआ है। आप जा करके चैनल के पेज पर एक एक टॉपिक जो हमने वीडियो बनाया हुआ है, शुरुआत के 3 चैप्टर्स हमने पूरा कंप्लीट किया टॉपिक वाइज। आपको अगर कहीं डाउट हो तो आप वहाँ जा करके क्लिक करके और वीडियो वॉच कर सकते हो। अभी फ़िलहाल हम क्लास 12 की फिजिक्स का 4th चैप्टर स्टार्ट किए हैं। इस चैप्टर में हम 2nd टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम आपके सामने यहाँ पर लिखा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, या कंडक्टर कह सकते हैं इसे, वायर खुद एक कंडक्टर होता है। तो इसी एक कंडक्टर है, लंबा कंडक्टर है, उसकी वजह से हम फील्ड आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके लिए फील्ड के लिए फार्मूला डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले ये जो
करंट कैरिंग वायर है या करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको बना लेते हैं। एक सपोज कर लेते हैं कि अपने पास यही अपना स्ट्रेट है, सीधा है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, ठीक है। और इसके एंड को हम x और y सपोज कर लेते हैं कि x और y ये इसकी पूरी लेंथ है, ठीक है। अब इसके किसी एक पॉइंट से, ठीक है, किसी भी एक पॉइंट से हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को O सपोज कर लें या कुछ भी सपोज कर लें, यहाँ से क्या करते हैं एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हुए और यहाँ एक पॉइंट P लेते हैं। या फिर क्या करें कि पहले ये पॉइंट P ले लेते हैं, ठीक है, पहले ये पॉइंट P लेते हैं क्योंकि पॉइंट P तो अपना आर्बिट्रेरी होगा, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि जहाँ इस लाइन पर ही पड़े, कहीं भी ये पॉइंट P होगा। वहाँ से क्या करेंगे, यहाँ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है उसको हम मेज़र कर लेंगे, ठीक है। और ये वैल्यू आपको जो है A गिवन है कि मतलब ये जो इस पॉइंट से पॉइंट O सपोज कर लेते हैं, इस पॉइंट O से ये जो पॉइंट P है उसकी डिस्टेंस A है, स्मॉल a है। और ये करंट कैरिंग वायर है तो इसमें करंट फ्लो कर रही होगी। मान लिया कि I करंट इससे ऊपर की तरफ आउटवर्ड क्या कहते हैं अपवर्ड डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो करंट कैरिंग लॉन्ग वायर हो गया। इसकी लेंथ का हमें अभी पता नहीं है, लेकिन लेंथ इसकी x से लेकर के y तक है। अभी हम फिलहाल जब लास्ट में आएंगे तो इस वायर को हम पूरा इन्फिनाइटली लॉन्ग लेकर के भी हम इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला डिराइव करेंगे, मतलब निकालेंगे उसी फार्मूले से। अभी फिलहाल क्या करेंगे, हमारे पास एक डिस्टिंक्ट एक फिक्स्ड लेंथ का एक वायर है जिसके अंदर करंट ये फ्लो कर रही है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये पॉइंट P है जहाँ हमें इस dB यानी कि जो अभी हम लेंगे यहाँ पर करंट एलिमेंट लेंगे, उसकी वजह से जो अपना B होगा या dB कहें उसे हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। B कहें, B ही फाइंड करना क्योंकि पूरे वायर की वजह से हम B पता करेंगे। सबसे पहले B पता करेंगे, मतलब वो छोटे एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो पता करेंगे और बाद में उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरा जो है पूरे वायर की वजह से इस पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करते हैं, इससे सपोज कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट O है, O पॉइंट से L डिस्टेंस पर, ठीक है, यहाँ इसी वायर के भीतर, ठीक है, इसी वायर में हम L लेंथ नीचे की तरफ आते हैं और यहाँ पर एक लेते हैं अपना करंट एलिमेंट जिसे हम DL कहेंगे, ठीक है, DL कहेंगे। ये करंट एलिमेंट है, इतना पार्ट करंट एलिमेंट है, इसको हमने लिया, ठीक है। और इससे इस पॉइंट को इस पॉइंट P को मिला देते हैं, ठीक है। और मान लेते हैं ये करंट एलिमेंट से जो पॉइंट P है वो स्मॉल r के डिस्टेंस पर, अगर हम वेक्टर के फॉर्म में लिखना चाहें तो कैपिटल ये r के ऊपर हम ऐसे एरो लगा देंगे, ये पोजीशन वेक्टर भी बता रहा है, ठीक है, क्लियर है। और ये डिस्टेंस तो अपनी पहले से ही परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस कितनी थी, ये a थी, स्मॉल a यूनिट, ठीक है। ये परपेंडिकुलर एंगल आप ऐसे बना सकते हो ताकि ये समझ में आए कि 90 डिग्री पर ये लाइन है, ये वाली लाइन है। इतना क्लियर है। इस पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट को कुछ ले सकते हैं DL मान लिया कुछ, या फिर OP हो गया, इसको Q सपोज कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। और ये जो एंगल है, ठीक है, यहाँ पर जो एंगल बनता है उसे थीटा ले लेते हैं, जो हम पहले लेते थे थीटा इसको कंसिडर करते थे, ठीक है। करंट एलिमेंट के से जो हम उस पॉइंट P को मिलाते हैं तो अपना जो पोजीशन वेक्टर वाला लाइन होता है वो इस करंट एलिमेंट या फिर कहें कंडक्टर से थीटा एंगल बना रहा होता था, ठीक है। ये हमने लिया, हम लिए थे जो है। और ये जो एंगल है इसको हम क्या करेंगे, अपनी मर्जी से फाई ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसी पॉइंट P से इस y को भी मिला देते हैं एक डैश डैश वाली लाइन से, और इस जो x है इसको क्यों छोड़े भाई, इसको भी अकेला छोड़ेंगे नहीं, इसको भी मिला देते हैं। और मान लेते हैं ये जो लाइन बनी है अभी हमने डॉट डॉट करके मिलाया है, ठीक है, x को और y को दोनों को मिलाया है। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो लाइन है हमने डॉट डैश करके मिलाया है, वो ये वाला जो एंगल दिख रहा है, ठीक है, ये है अपना φ2, और ये जो एंगल है पूरा यहाँ से ये वाला एंगल, इसे कहेंगे हम φ1। तो φ1 और ये φ2, ठीक है, मतलब ये जो लाइन है अपना xp कहें और यहाँ पर क्या है लाइन yp है, ये यहाँ से मतलब ये जो OP लाइन है यहाँ से φ1 और φ2 एंगल बना रही है, ठीक है। इतना हमने पहले ही अरेंजमेंट कर लेना है। उसके बाद हमें इस पॉइंट P पर B की वैल्यू चाहिए, मतलब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो हमें पता है किसी करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट P पर अगर वो पॉइंट यहाँ से वायर से A डिस्टेंस पर हो, परपेंडिकुलरली A डिस्टेंस पर हो या नॉर्मली A डिस्टेंस पर हो, तो हमें पता है कि जो अपना ये करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है,
म्यू नॉट अपान में 4 पाई है, उसके बाद करंट जो फ्लो करती है उसे लिखते हैं, डीएल उस करंट एलिमेंट को लिखते हैं, और उसके बाद ये जो साइन है, साइन ये थीटा जो है उसी का साइन ले लेते हैं, तो साइन थीटा हो जाएगा। अपान में क्या करेंगे, इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर देते हैं नीचे की तरफ, ठीक है। ये वैल्यू आती है, ये तो फिक्स है। कहाँ से आया था ये, बायोट सेवर्ट लॉ से आया था ये, ठीक है, बायोट सेवर्ट, ठीक है, क्या नाम था इनका, बायोट सेवर्ट, दो अपने फिजिसिस्ट थे, सेवर्ट लॉ से ये चीज़ आई थी, ये चीज़ हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद ही हमें क्या करना है, इसको किसी तरीके से इंटीग्रेट करके बी पता करना है इस पूरे वायर की वजह से, क्योंकि ये जो है सिर्फ ये एलिमेंटल जो एरिया लेंथ है यानी करंट एलिमेंट है, इसकी वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू है, ये पूरे वायर की वजह से नहीं है। हम पूरे वायर के लिए निकालना चाहेंगे तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसको अब हम थोड़ा सा वैल्यू इसमें रखते हैं। क्या क्या बदलना पड़ेगा हमें, देखें, हमें डीएल को किसी तरीके से बदलना है, इस थीटा को बदलना है, ठीक है, थीटा को फाई में बदलना है, ध्यान दीजिएगा, और इस डीएल को भी हम क्या करेंगे, इसी फाई और ए के फॉर्म में चेंज करेंगे, और इस आर को भी बदलेंगे, ठीक है, आर जो दिखाई दे रहा है इसको भी बदलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले थीटा के बारे में बात कर लेते हैं। इस ट्रायंगल के भीतर आते हैं, ये जो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना POQ, इस ट्रायंगल के भीतर ये 90 डिग्री है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री तो हो गया, इस ट्रायंगल के भीतर एक एंगल 90 डिग्री हो गया, तो बाकी बचे जो दो एंगल हैं उनका सम 90 डिग्री होगा पक्का। तो थीटा बचा है और फिर फाई बचा है, इन दोनों का सम कितना होगा, थीटा और फाई, इसका सम कितना होगा, 90 होगा, ठीक है। तो अगर हमने थीटा यहाँ से पता करना है, क्यों नहीं थीटा लिखना है, थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 90 और फिर माइनस में 5, ठीक है। तो यहाँ जो साइन थीटा दिखाई दे रहा है, यहाँ थीटा की जगह पर 90 माइनस 5 रख देंगे। तो चलो रख करके देख लेते हैं, साइन और फिर थीटा की जगह पर 90 और माइनस में 5 है। साइन 90 माइनस थीटा या 90 माइनस 5 की वैल्यू होती है कॉस, सीधा सीधा कॉस 5 होती है। तो ये वैल्यू हम साइन थीटा की जगह पर सीधा सीधा कॉस 5 लिख देंगे। ये क्लियर हो गया। आगे देखें, यहाँ पर अगर इसी ट्रायंगल के भीतर कॉस 5 निकालते हैं, ठीक है, कॉस 5 निकालते हैं अगर, तो कॉस 5 ये वाला एंगल है, इसको उल्टा करके समझेंगे और इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये बेस हो जाएगा, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के लिए ये बेस हो जाएगा, या फिर जो आइडेंटिटी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है उसके लिए ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो कॉस 5 निकालेंगे तो ये जो वैल्यू है ये वाली OP और अपान में ये हाइपोटेनस R जो है, यानी A अपान R हो जाएगा, ठीक, A अपान में R हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ से R निकालना चाहें, ठीक है, R की वैल्यू क्या आएगी, R की वैल्यू आएगी एक नीचे cos 5 चला जाएगा, और cos 5 नीचे जाएगा तो 1 अपान cos 5 हो जाएगा, मतलब पूरा में, और फिर 1 अपान cos 5 इक्वल्स टू sec 5 होता है। तो हम क्यों ना A को ऊपर ही रखें, और इस 1 अपान cos 5 जो आएगा अभी 1 अपान cos 5 यहाँ पर जो आएगा, इसको चलो एक लाइन और बढ़ा करके लिख लेते हैं, ये वैल्यू आएगी A और sec और फिर 5 होगा, ठीक है। तो मतलब ये जो R की वैल्यू आई है, यहाँ से इम्प्लाइज दैट करके लिखेंगे, R की वैल्यू क्या आएगी, R की वैल्यू आएगी A और sec में और 5 है, ठीक है, sec 5 लिखें, C भी लिखना है और 5, ठीक है, sec 5 ये वैल्यू आ गई है, इसे भी हम इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद देख लेते हैं कि ये जो DL है ना, इसको भी चेंज कर लेते हैं। DL में कैसे आएगी, पहले लेंथ तो देख लेते हैं, लेंथ अपना ये है, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, ठीक है, इस पॉइंट तक लेंथ है L, ठीक है। तो अगर जब हम इस ट्रायंगल के भीतर tan phi लगाते हैं अगर, ठीक है, मान लिया tan phi इस ट्रायंगल के भीतर आते हैं, मतलब ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल OPQ, O और P और Q, इसके भीतर tan phi लगाते हैं अगर, तो tan phi बराबर होगा क्या, अब इसमें 90 डिग्री देखा जाएगा, फाई वाला एंगल देखा जाएगा, और ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेनस होगा। तो tan phi इक्वल्स टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है L और बेस है A, L अपॉन में क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से हम L की वैल्यू निकाल लेंगे, A जाके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, A और tan phi आएगा, ठीक है। जैसे ही L बराबर इतना आ गया, हम क्या करते हैं, इसको L को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं फाई के रेस्पेक्ट में, ठीक है, मतलब इसको फाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें और फिर क्या होगा, DL अपॉन में D फाई लिखेंगे, बराबर में A है अपना ये कांस्टेंट है,
tan फाई यहाँ पर आया क्योंकि tan फाई, अगर फाई के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो फाई अपना फंस जाएगा। इसी को क्या करेंगे, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे tan फाई को, और tan फाई का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा सेक स्क्वायर फाई, और उसके बाद कुछ नहीं आएगा। यहाँ क्या करते हैं, जो डी फाई दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम सीधा डी एल की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ डी एल की वैल्यू यहाँ रिक्वायर्ड है। तो डी एल इक्वल्स टू होगा ए, और उसके बाद सेक स्क्वायर में फाई है, और उसके बाद डी फाई भी है, ठीक है, ये वैल्यू। तो इस वैल्यू को भी हम अभी इस्तेमाल करेंगे। तो ये वैल्यू, 3 वैल्यू हो गई, यहाँ पर हमने इनको इस्तेमाल करना है। अब थोड़ा जगह बनाते हैं, ठीक है, देखते हैं जगह है कि नहीं यहाँ पर। बच्चों अभी थोड़ी जगह नीचे दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करते हैं। यही जो वैल्यू दिखाई दे रही है ना dB, इसी को हमें फिर से भरना है। dl की जगह पर ये वैल्यू रखनी है, और ये साइन थीटा की जगह पर हम लिख देंगे यहाँ पर साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आया था, यहाँ पर क्या आया था, कॉस फाई आया था, ठीक है, हाँ कॉस फाई आया था, उसको लिख देंगे। और r की जगह पर हमने क्या किया, r की जगह पर a सेक फाई को लिखना है। ये सारी चीज़ें यहाँ रिप्लेस करेंगे। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई लिखेंगे, और जो i है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। चलो i को यहाँ इसके साथ कर लेते हैं। उसके बाद आया है dl की वैल्यू ये हम रख लेते हैं यहाँ पर, a सेक स्क्वायर में फाई है, और फिर d फाई भी है, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा को हमने बदल दिया कॉस फाई में, तो क्यों ना हम इस d फाई को बाद में लिखें, पहले हम कॉस फाई ही लिख लेते हैं, फिर d फाई लिखते हैं, ठीक है, ये वैल्यू। और नीचे में क्या है, r का स्क्वायर है, r की वैल्यू अभी आई हमारे पास a सेक फाई आया है। स्क्वायर करेंगे तो a का भी स्क्वायर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर फाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सेक स्क्वायर फाई हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, a से एक को यहाँ कैंसिल आउट कर देंगे, कुछ और कटने लायक है नहीं, नीचे a बचेगा, इसको ध्यान रखना है हमें, ठीक है। तो ये वैल्यू जो आएगी यहाँ पर, देखते हैं थोड़ा और जगह है क्या नीचे, हाँ अभी और जगह है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, dB बराबर जो आएगा यहाँ पर वो क्या आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई, और a इसके साथ कर लेते हैं। बाकी जो बचता है यहाँ पर क्या बचता है, कॉस फाई, और उसके बाद d फाई बच रहा है, कॉस फाई इंटू डी फाई बच रहा है। यही जो दिखाई दे रहा है ना, अब इसी को हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना पड़ेगा पूरे वायर के लिए। अच्छा, पूरा वायर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x वाले पॉइंट से y तक है, ये x से स्टार्ट होकर के y तक जा रहा है। अगर ये जो कॉस फाई है, इसी को हम क्या करें, इसको जो है इंटीग्रेट कर दें इस पूरे एक्सप्रेशन को, और वो एक्सप्रेशन की जो लिमिट हो, इंटीग्रेशन की जो लिमिट हो, वो हम क्या करें, ये जो वैल्यू यहाँ पर फाई1 थी, थीटा ये जो एंगल था फाई1 था, यहाँ से यहाँ तक ये वाला एंगल क्या है, ये वाला एंगल यहाँ पर फाई1 है, और ये वाला एंगल यहाँ पर क्या है, फाई2 है। तो फाई1 से लेकर के फाई2 अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें, लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, ये वाला एंगल फाई1 जो है वो नीचे की तरफ है, तो इस फाई1 को माइनस फाई1 लेकर के हम चलेंगे, तो माइनस फाई1 से लेकर के फाई2 तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसी वैल्यू को, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे लेफ्ट में, तो ये dB को सीधा इंटीग्रेट कर देंगे, और इसको जो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, माइनस फाई1 से और फिर फाई2 तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेट कर देते हैं। अब इधर देखें थोड़ा सा, अब यहाँ पर थोड़ा सा जगह निकालते हैं, और ये b मिल जाएगा, ठीक है, लेफ्ट में सिर्फ b हो जाएगा, यही तो चाहिए हमें, पूरे वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई, ये इसको अलग कर लेते हैं, क्या है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 और पाई और a है। उसके बाद कॉस फाई को जब इंटीग्रेट करेंगे तो आता है साइन फाई, ठीक है, कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई आता है, साइन फाई को लिख लिया भाई हमने, इंटीग्रेशन हो गया। अब लिमिट रखने की बारी है, यहाँ माइनस फाई1 लोअर लिमिट होगा, और फाई2 क्या होगा, अपर लिमिट होगा, ठीक है। अब इस लिमिट को रखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले अपर लिमिट रखा जाता है, उसके बाद माइनस करके लोअर लिमिट रखते हैं, 4 पाई और a हो जाएगा यहाँ पर। अब क्या करते हैं, यहाँ ब्रैकेट बनाते हैं, और पहले इस फाई2 वैल्यू को यहाँ पर रखते हैं, फाई की जगह पर फाई2, ठीक है। तो साइन यहाँ पर क्या होगा, फाई2 होगा, माइनस लगाएंगे, और फिर साइन, और उसके बाद फाई1 लिखेंगे, फाई1 नहीं माइनस फाई1 लिखेंगे, माइनस फाई1, और ब्रैकेट में करके लिखेंगे ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। अब उसके बाद यहाँ पर आया है म्यू नॉट आई अपॉन में 4 और पाई a आया है।
ये वैल्यू साइन थीटा साइन फाई 2 हो जाएगी, और यहाँ देखिए साइन माइनस थीटा इसको टू माइनस साइन थीटा होता है। यहाँ पहले से माइनस है तो ये माइनस क्या आएगा जब, तो ये प्लस हो जाएगा। तो मतलब ये साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1 हो जाएगा। तो क्यों ना हम थोड़ा ऑर्डर में लिख दें, और साइन फाई 1 और प्लस में साइन क्या करते हैं फाई 2 कर लेते हैं, ये पूरा ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ये वैल्यू आ गई है, तो B की ये वैल्यू आई है, ठीक है। इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूरे वायर की वजह से, पूरा जो स्ट्रेट वायर है, ठीक है, जो करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से ये वैल्यू आ गई है। ये फाई और फाई 2 क्या है, वो एंगल हैं जहाँ तक ये पूरा वायर जाता है, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से होता है माइनस फाई 1 से, और एंड होता है फाई 2 तक, ठीक है। ये वैल्यू आ गई है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है किसी पॉइंट P पर, जो पॉइंट P इस वायर से नॉर्मली a डिस्टेंस पर, a यूनिट की डिस्टेंस पर है। बाकी एंगल वगैरह जो बन रहा है DL से वो अपना थीटा वगैरह है, और ये फाई है, फाई 1 फाई 2 यहाँ से दिखाई दे ही रहा है। अब क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ केसेस देख लेते हैं, ठीक है। मतलब अगर फाई 1 फाई 2 को थोड़ा बहुत बदलते हैं, ठीक है, 90 वगैरह रखते हैं, 0 रखते हैं, तो क्या आता है। अगर इसी वायर को हम थोड़ा सा, क्योंकि ये लेंथ, ये लंबा वायर है, इसकी लेंथ को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं और इन्फिनिटी कर देते हैं, ठीक है। तो होता क्या है, केस 1 लिखेंगे यहाँ पर, केस 1 फॉर इन्फिनिटी, फॉर इन्फिनाइटली, ऐसे कह सकते हैं इन्फिनाइटली लॉन्ग वायर या फिर कंडक्टर। इसके लिए इन्फिनाइटली लॉन्ग कंडक्टर के लिए होगा क्या कि देखिए, अगर ये इन्फिनाइट हो जाता है तो ये वैल्यू, ये वाला पॉइंट खसक करके बहुत दूर जाएगा, ये भी नीचे जाएगा, और होगा क्या, ये जो फाई 1 एंगल है ये क्या होगा, यहाँ से बढ़ना शुरू होगा ऐसे इस तरीके से, और बढ़ करके फाइनली 90 तक जाएगा, और ये फाई 2 भी 90 तक चला जाएगा। इसमें क्या करना होगा हमें, फाई 1 और बराबर में फाई 2 और बराबर में क्या करना पड़ेगा, 90 रखना पड़ेगा। तो इसी एक्सप्रेशन में आप जो है फाई 1 फाई 2 की वैल्यू को 90 रख देंगे तो अपना आएगा B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई A है, और यहाँ हम क्या करेंगे, साइन फाई 1 फाई 2 90 हो चुका, तो साइन 90 प्लस साइन 90 क्या हो जाएगा, 2 साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, सिर्फ 1 होती है। इस 2 से इस 4 को काट सकते हैं, 2 आएगा, और ये B की वैल्यू जो आएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई A आ गई, ये B की वैल्यू आ गई, ठीक। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई है कब, जब अपना वायर इन्फिनिटली लॉन्ग है, उसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट है, बहुत लंबी, अनंत है, तब उस केस में B की वैल्यू ये सीधी सीधी सिंपल एकदम छोटी सी वैल्यू आई है। दूसरा केस देख लेते हैं। अगर हमने क्या किया है, अगर हमने यहीं पर इन्फिनिटली लॉन्ग वायर तो लिया ही है, लेकिन ये जो पॉइंट P है इसको खिसका करके हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, किसी एक एंड पर कर लेते हैं। मान लीजिए पॉइंट P है, इसको खिसका करके हमने यहाँ से खिसकाया, और इस पॉइंट P को हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है, मतलब इस एंड के आसपास कर लेते हैं, ठीक है। इस वाला जो एंड है, ये वाला जो एंड है, इसके पास कर लेते हैं, मान लीजिए कि एकदम से इसी के एंड के पास कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, ऐसे इसको मिलाएंगे, ठीक है, और फिर क्या होगा, ये जो फाई 1 एंगल है ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, है कि नहीं। मान लिया पहले ये फाई 1 था यहाँ पर ये चीज़, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसको ऐसे ही लेकर के यहाँ पर आए, अब क्या होगा, यहाँ पर इसके साथ जो एंगल बनेगा यहाँ पर, ठीक है, ये वाला पॉइंट, अब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये A होगा, ये वैल्यू क्या होगी, ये A होगी, और A के साथ ये जो अपना DL है वो क्या करेगा, कितना एंगल बनाएगा, 0 एंगल बनाएगा। मतलब ये जो फाई 1 है वो यहाँ पर कितना होने जा रहा है, 0 होने जा रहा है। और इसके बारे में क्या ख्याल है, क्योंकि ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, दूसरा वाला एंड तो वहाँ पर इन्फिनिटी पर होगा, तो फाई 2 की वैल्यू जो है यहाँ पर, फाई 2 की वैल्यू पहले से जो 90 था यहाँ पहले वाले केस में वही रहेगी। मतलब क्या करना है, यहाँ पर फाई 1 की वैल्यू को 0 कर देना है, और फाई 2 की वैल्यू को यहाँ पर 90 डिग्री कर देना है, और इस वैल्यू को यहाँ पर फिर से रख देना है, और ये B की वैल्यू यहाँ से आएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई A हो गया, और यहाँ फाई 1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो साइन क्या होगा, 0 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, ये वैल्यू, ये तो 0 हो जाएगा, ये वैल्यू 1 आती है। तो मतलब क्या हो गया, यहाँ कुछ वैल्यू बदलेगी नहीं, यहाँ इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, 1 आएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई और A हो जाएगा। अब जरा इन दोनों को कंपेयर करें, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लें,
कंपेयर करते हैं तो ये समझ में आता है कि ये जो वैल्यू आई है अभी अभी, अगर हमने इस पॉइंट P को किसी एक एंड के नज़दीक रख दिया है, ठीक है, किसी एक एंड के, वायर के किसी एक एंड के पास रखा है, उसके आसपास रखा है, नियर द एंड ऑफ वन ऑफ द एंड ऑफ द वायर, उस केस में क्या आ रहा है, ये जो वैल्यू आई है इसका आधा आया है, ठीक है, ये वैल्यू हाफ हो जा रही है, क्योंकि जब हाफ करेंगे तो ये 2 है, 2 4 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, या फिर कहें ये जो नियर एंड वाली वैल्यू है उससे ये जो यहाँ पर इस तरीके से वैल्यू है, ठीक है, इसको कहेंगे इन्फिनिटली लॉन्ग वायर है, और यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर कोई पॉइंट P लिया है और ये इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए इसकी वैल्यू इससे डबल है, ठीक है, ये वैल्यू हाफ है, ये वैल्यू डबल है, ऐसे कह सकते हैं। एक और केस होगा अपना, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं फिर उसको बताते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में हम बिल्कुल ये जो वायर है, कंडक्टर है या वायर है, उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर ये जो अपना P है उसे ले लेते हैं, मिड पॉइंट पर नहीं, उसके बाइसेक्टर पर लेते हैं, ठीक है, इसको क्या करते हैं, बाइसेक्टर पर रखते हैं, इस लेंथ ये जो वायर है उसकी बाइसेक्टर पर ही उसी स्ट्रेट लाइन पर एक लिखते हैं, ठीक है। मतलब क्या हो गया, केस अपना जो थर्ड है, ठीक है, वो क्या है, अब हमें पॉइंट लेना है कहाँ पर, ये जो पॉइंट P है वह कहाँ है, एट P एट बाइसेक्टर ऑफ वायर के बाइसेक्टर पर ले रहे हैं, ठीक है, मतलब ये जो वायर है इसके बिल्कुल मिड में ले रहे हैं। अब जब मिड में लेंगे तो थोड़ा एक बार फिगर और बना लेते हैं, ये वैल्यू x की है और ये y की है, बिल्कुल मिड में लेंगे, ठीक है, तो यहाँ से a डिस्टेंस पर ये पॉइंट P होगा, ठीक है, और फिर हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू है, ये तो φ1 है, ठीक है, और ये वैल्यू क्या है, ये एंगल कितना है, ये φ2 है, ठीक है, और ये जो लेंथ है टोटल वो L है, टोटल लेंथ L है, तो ये इतनी लेंथ कितनी हो जाएगी, ये जो आधी लेंथ हो जाएगी कि नहीं, L/2 हो जाएगी, और L/2 की ज़रूरत है क्योंकि हम इस ट्रायंगल के भीतर घुसना चाह रहे हैं और कुछ वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। ये वैल्यू कितनी है, यहाँ तक L/2 है, ठीक है, इसके भीतर ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है। अब अगर देखें तो यहाँ पर φ1 और φ2, ठीक है, φ1 और φ2 दोनों बराबर हो चुके हैं, इसको सपोज कर लेते हैं कि φ के बराबर है, दोनों मिलकर के, दोनों क्या है, मिलकर के नहीं, दोनों अलग अलग φ के बराबर इसको सपोज कर लेते हैं। तो मतलब यहाँ पर φ1 φ2 लिखने की बजाय क्या करें, सीधा सीधा यहाँ φ लिखें और यहाँ भी क्या करते हैं, सिर्फ φ लिखते हैं, क्योंकि दोनों एंगल बराबर होंगे जब बाइसेक्टर पर जाएंगे, इसके मिड पॉइंट पर जाएंगे। ये वैल्यू L है और ये वैल्यू कितनी है, यहाँ से यहाँ तक क्या वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक A है, ठीक है, और ये क्या है, ये है भैया ये जो वैल्यू है यहाँ से YP कहें या फिर XP कहें, ये हमें पता नहीं है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालना पड़ेगा हमें। उसके पहले हम देखें ज़रा आखिर हमें चाहिए क्या, ठीक है। इस वैल्यू को जब रखते हैं इस वाले एक्सप्रेशन में तो sin φ1 sin φ हो जाएगा, sin φ2 भी sin φ हो जाएगा, मतलब 2 sin φ आएगा इधर से, ठीक है। तो B बराबर क्या होगा, μ0I अपॉन में 4π A हो जाएगा, और वहाँ पर 2 और साइन में क्या होगा, फाई आएगा, sin φ। अब sin φ यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है, इस ट्रायंगल के भीतर आए sin φ निकालते हैं, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेनस और ये बेस है। sin φ की वैल्यू कितनी होगी, अगर हम यहीं से sin φ निकालते हैं, sin φ की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, L/2 है, अपॉन में हाइपोटेनस कितना आएगा, क्योंकि हमें A पता है, ये वाला बेस पता है और ये परपेंडिकुलर दोनों पता है, तो ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, L/2 का होल स्क्वायर करेंगे और प्लस में क्या होगा, A का भी स्क्वायर करेंगे, यहाँ पर दोनों को ऐड कर देंगे स्क्वायर करके, तो ये वैल्यू आएगी कितनी, L² अपॉन में 4 और प्लस में कितना आएगा, A का स्क्वायर आएगा, क्योंकि L/2 का स्क्वायर करेंगे तो L² अपॉन 4 आ जाएगा। इतना क्लियर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें। L/2 है, L/2 है, यहाँ देखते हैं अंदर ही अंदर हम 4 है और यहाँ पर 1 सपोज कर लेते हैं और ये एलसीएम ले लेते हैं अंदर ही अंदर, और यहाँ पर L² आएगा और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई होगा, 4A² आएगा और फिर नीचे 4 आ जाएगा। ये जो 4 है परफेक्ट स्क्वायर है और स्क्वायर रूट के अंदर ये पूरी चीज़ है, बाहर आकर के 2 हो जाएगा, मतलब क्या, L/2 अपॉन में अंडर रूट के अंदर आ जाएगा अपना L² और 4A²
और बाकी जो नीचे है वो क्या है 2 बचा रह जाएगा। इस 2 से ये 2 अलग 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो साइन फाई है यहाँ से वो कितना आ जाएगा, एल ऊपर आया है और नीचे में कितना आया है एल स्क्वायर और कितना 4a स्क्वायर आया है, ठीक है। ये वैल्यू है साइन फाई की। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, उठा करके अभी हम यहाँ रखते हैं, साइन फाई की वैल्यू को उठा करके यहाँ रखते हैं। बराबर में कितना होगा, यहाँ जो b की वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए हो जाएगा। और ये 2 तो यहाँ पहले से था, ठीक है, 2 है यहाँ पहले से। बाकी जो वैल्यू है l अपॉन में अंडर रूट में l का स्क्वायर अपॉन में 4 का स्क्वायर, ठीक है, इतनी वैल्यू। अब इस 2 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, यहाँ 2 आ जाएगा म्यू नॉट आई और उसके बाद 2 पाई ए हो जाएगा। और यहाँ जो वैल्यू आएगी l अपॉन अंडर रूट में l का स्क्वायर और 4a स्क्वायर आ जाएगा। ये जो b की वैल्यू आई है वो कहाँ आई है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर आई है। इस वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू इतनी आएगी, ठीक है, ये चीज़। तो तीनों केसेस हमने देखे हैं यहाँ पर, ठीक है भाई। एक बार पॉइंट को हमने बिल्कुल सेम यहाँ पर रखा हुआ है इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए, दूसरी बार पॉइंट को खसका करके एक एंड के पास कर दे रहे हैं, वायर के एक एंड के पास। तीसरी बार क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट P को इसके परपेंडिकुलर वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पास पर रख रहे हैं। मतलब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ये वाला बिल्कुल मिड से जाएगा और इसी बाइसेक्टर पर वो पॉइंट ले रहे हैं हम, ठीक है। तो उस केस में इतना आ रहा है, ठीक है। अब ज़रा देखते हैं ये जो फील्ड आई है, ठीक है, उसका डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, ठीक है। इसका डायरेक्शन भी तो पता करना पड़ेगा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अपना वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन पता करना तो बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर की वजह से होती है, ठीक है, वो 2 तरीके से पता करते हैं। इसके 2 रूल हैं, ठीक है, 2 रूल हैं। पहला रूल क्या है, राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है। फर्स्ट रूल डायरेक्शन के लिए, फॉर द डायरेक्शन ऑफ कैपिटल बी की डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 मेथड हैं, राइट हैंड थंब रूल, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम इसे कह सकते हैं आप हिंदी में, राइट हैंड थंब रूल। ये रूल क्या कहता है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है और उसको हमने इस तरीके से पकड़ा हुआ है और जो करंट फ्लो कर रही है हमारे अंगूठे की डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है, इस तरीके से। मान लीजिए करंट कैरिंग वायर है और करंट ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और हमने अंगूठा भी इधर ही रखा हुआ है, ठीक है। तो इस वायर को पकड़ने के लिए जो हम अपनी उंगलियों को ऐसे फेरेंगे, मोड़ेंगे, कर्ल करेंगे, तो वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, ठीक है। समझ में आई बात। मतलब ये अपना इस तरीके से एक वायर है और जब हम अंगूठे को इसकी डायरेक्शन में रखेंगे, ये करंट इधर बह रही है, ठीक है, तो अपनी अंगुलियों को हम ऐसे मोड़ना पड़ेगा हमें। तो ये डायरेक्शन क्या होगी इसकी, मैग्नेटिक फील्ड की ये वाली डायरेक्शन होगी, मतलब ये इस तरीके से, ठीक है। ऊपर से देखेंगे तो ये आएगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, नीचे से देखेंगे तो क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। समझ में आई बात। अगर इसी डायरेक्शन को हम नीचे कर देते हैं, मान लिया इधर करंट बह रही है, तो क्या करना पड़ेगा, हमें करंट की डायरेक्शन में अपने अंगूठे को रखना पड़ेगा इस तरीके से, और फिर ऐसे कर्ल करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके, इस बार क्या होगा, ऐसे इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरीके से आएगी और ऊपर से देखेंगे तो ये क्लॉकवाइज आएगा, नीचे से देखेंगे तो फिर ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा। समझ में आई बात, ठीक है। ये राइट हैंड का थंब रूल है। दूसरा रूल जो है, ठीक है, वो है, दूसरा रूल जो है वो क्या है, राइट हैंडेड स्क्रू रूल है, ठीक है। और ये मैक्सवेल भाई साहब ने दिया था, इसी वजह से इसे कहते हैं मैक्सवेल्स कॉर्क स्क्रू रूल, कॉर्क स्क्रू रूल इसे कहते हैं, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल कहते हैं। अब भाई कॉर्क क्यों फंसा दिया इसमें, कॉर्क का मतलब हो गया कि भाई जो स्क्रू लगाएंगे वो किसी कॉर्क वगैरह में ही तो डालेंगे, है ना, स्क्रू लोहे का होता है और वो किसी लकड़ी वगैरह में फंसाएंगे तभी ना उसके अंदर घुसेगा या फिर बाहर निकालेंगे अगर घुसा हुआ पहले से है तो भाई इसीलिए यहाँ पर कॉर्क लिखा गया है, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल, ठीक है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर कोई स्क्रू है और हमने उसकी जो टिप है, ठीक है, उसको हम क्या कर रहे हैं, करंट की डायरेक्शन में वो आगे बढ़ रहा है, ठीक है। मान लिया कि ये स्क्रू है अपने पास, एक स्क्रू लेकर के आते हैं अभी, ठीक है, रखा हुआ है हमारे पास, देखें ये स्क्रू है और ये स्क्रू पर हम क्या करते हैं,
अगर हम इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे पेचकस डाल करके तो क्या होगा, ये अंदर की तरफ जाएगा, है कि नहीं। इसका यही रूल भी है, इस तरह की इसकी थ्रेडिंग होती है, इस तरह से चूड़ी इसमें बनाई जाती है कि जैसे ही क्लॉकवाइज इसको घुमाएंगे तो ये अंदर की तरफ एडवांस करेगा, अंदर की तरफ बढ़ेगा, ये इधर की तरफ जाएगा, मतलब इस प्लेन के अंदर जाएगा, ठीक है। और जैसे ही हम इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बाहर निकलेगा, जैसे ये धंसा हुआ है स्क्रू और इसको हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये बाहर निकलेगा। तो ये अगर जो आगे बढ़ रहा है वो करंट की डायरेक्शन में मान लिया बढ़ रहा है, ठीक है, मान लिया कि ये करंट की डायरेक्शन में बढ़ रहा है, ये अपना इस तरीके से स्क्रू है, ठीक है, स्क्रू है, यहाँ ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, इस तरह से गड्ढे होंगे, गड्ढा होगा, फिर ये करंट की डायरेक्शन में, मतलब आई जो करंट है वो इधर ही बह रही है और ये इसी के डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जब इसकी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है तो जो हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, जैसे मान लिया स्क्रू को घुमाने के लिए ऐसे आगे बढ़ रहा है, करंट इधर बह रही है, ठीक है, इनवर्ट डायरेक्शन में, इस वाइट बोर्ड के इनवर्ट डायरेक्शन में। तो जो हम अपना अंगूठा इस ये घुमाते हैं, ठीक है, ये जो अपना थंब है वो घुमाते हैं, तो वो किधर कैसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, ठीक है। ये अपना ऐसे यहाँ से ऐसे घूम रहा है, अपना जो ये थंब है यहाँ से ऐसे घूम रहा है, तो ये क्लॉकवाइज हम घुमा रहे हैं, तो यही डायरेक्शन इसकी हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। मतलब क्या है कि अगर हम चाहें तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। ये किधर की तरफ मूव कराएंगे हम, यहाँ पर देखें, यहाँ पर थोड़ा बनाने में दिक्कत है, लेकिन क्या है कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब क्या, ऐसे हम क्या कर रहे हैं, इसको घुमा रहे हैं, ठीक है। नीचे से देखें तो क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर हमने ये डायरेक्शन को उल्टा कर दिया, मतलब हमारा जो स्क्रू है इसे उल्टा ना करें। अब क्या करें, अगर मान लिया हमने इसको इधर घुमा रहे हैं, ठीक है, मान लिया कि हमने इसको, ये इधर जा रही थी करंट, जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, इस बार क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज। जब एंटी क्लॉकवाइज इसी को घुमाएंगे, इसी स्क्रू को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसी को, तो क्या होगा, बाहर की तरफ आएगा ये। तो करंट की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए भाई, यहाँ से इधर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये करंट डायरेक्शन होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बाहर आ रहा है, तो जिस डायरेक्शन में ये जाएगा, एडवांस करता है, मतलब जिस डायरेक्शन में मूव करता है जब हम इसको घुमाते हैं, वो करंट की डायरेक्शन होती है। और जब करंट डायरेक्शन मिल गई तो उसी में क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में ये, अगर ये अंदर जा रहा है तो फिर क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज अपनी डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। अगर ये बाहर आ रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज हमारे तरफ से जो हम देखेंगे वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कल के फॉर्म में होती है, ये सर्कुलर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरीके से नहीं होती है। इसका जो डायरेक्शन ऐसे निकालते हैं, दो तरीके हैं, क्या क्या भाई, राइट हैंड थंब रूल है, ठीक है, ये राइट हैंड थंब रूल है, और दूसरा क्या है, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू रूल है। इन दोनों रूल से हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं कि इस फार्मूले को, अभी जो फार्मूला आया है मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, जो हमने काफ़ी मशक्क़त के बाद, जो डेरिवेशन के बाद हमने फाइंड किया है, प्राप्त किया है, ऑब्टेन किया है, उसको कैसे इस्तेमाल कर दे, इस बात को समझने के लिए हमें एक फार्मूला, एक हमें एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो बच्चों ये है हमारे पास एग्जाम्पल, पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर उसको सॉल्व करते हैं। अ स्ट्रेट वायर कैरीज अ करेंट ऑफ 3 एम्पेयर। एक स्ट्रेट वायर है, यहाँ पर स्ट्रेट वायर दिया गया है। इसमें आपको ये चीज़ समझना है कि स्ट्रेट वायर जो है ये लॉन्ग भी है, यानी लंबा है, इन्फिनिटली लॉन्ग है, ठीक है, इन्फिनिटली लॉन्ग मतलब अनंत लंबाई है उसकी। इसमें करंट बह रही है 3 एम्पियर की। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। वायर से 10 सेंटीमीटर अवे दूरी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड निकालना है। यहाँ डायरेक्शन नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है, मतलब फार्मूला जो अपना बी वाला है वही यहाँ इस्तेमाल करना है। ये वैल्यू है करंट की, आई की वैल्यू ये है, ठीक है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये ए की वैल्यू है, क्योंकि करंट कैरिंग वायर से हम क्या करते हैं, ए डिस्टेंस पर उस पॉइंट पी को लेते हैं। जो ए डिस्टेंस होती है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है, नॉर्मल डिस्टेंस होती है, तो ये ए की वैल्यू है, ठीक है। बाकी करंट की वैल्यू दी गई है। तो हमें फार्मूला यहाँ कौन सा अप्लाई करना है ये देखेंगे ज़रा। अभी जो हमारे पास फार्मूला आया था वो अपना जो मेन फार्मूला आया था, क्या आया था, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई ए आया था। उसके बाद इधर क्या आया था, साइन फाई 1 आया था प्लस साइन फाई 2 आया था, ठीक है, ये वैल्यू आई थी, ठीक है, यही फार्मूला आया था। और इसी फार्मूले को हम फिर बाद में अलग अलग केस बना करके उसको बदले थे। पहला जो केस था उसमें हमने किया क्या था कि हमने एक ऐसा वायर लिया था जो इन्फिनिटली लॉन्ग है। इन्फिनिटली लॉन्ग होने की वजह से क्या था, अगर मान लिया ए डिस्टेंस पर ये पॉइंट पी है, तो जो हम यहाँ पर ये φ1 ले रहे थे, ठीक है, φ1, और यहाँ पर ये φ2 था,
ठीक है। इन्फिनिटी लॉन्ग होने की वजह से ये क्या होगा, ये जो एंगल है φ1, अगर ये इसकी लंबाई बढ़ती चली जाएगी तो इसके एंड को मिलाएंगे जब, तो एंड को मिलाने के लिए हमें ऐसे एंगल बढ़ाना पड़ेगा, जैसे लंबाई बढ़ेगी एंगल बढ़ता चला जाएगा और ये 90 हो जाएगा। मतलब ये भी 90 हो जाए और सिमिलरली ये भी φ2 भी 90 हो जाए। तो उस केस में ये अपना जो है ये फार्मूला जो है वो इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए, कंडक्टर के लिए हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड वाला फार्मूला, ठीक है। मतलब करना क्या है यहाँ पर, φ1 बराबर में φ2 और बराबर में क्या करना है 90 डिग्री रख देना इसमें, और ये वैल्यू हमारे पास नया फार्मूला आ जाएगा इस चीज़ के लिए जो क्वेश्चन पूछा गया, जो एग्जांपल यहाँ दिया गया उसके लिए, इस पर्टिकुलर केस के लिए अपने पास फार्मूला आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। इसमें रखते हैं वैल्यू μ0I अपान में 4πa है, यहाँ वैल्यू रखते हैं तो साइन 90 और प्लस में साइन 90, ठीक है। दो जगह 90 90 आ गया, मतलब साइन 90 2 टाइम्स साइन 90 कह सकते हैं। इसकी वैल्यू भी 1 और इसकी वैल्यू भी 1, जुड़ करके 2 हो जाएगा और फिर 2 से जब इसको काटेंगे तो 2 हो जाएगा। मतलब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, μ0I अपान में 2π और a हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 2 ये 4 जो है 2 से कट जाएगा यहाँ पर, और ये छोटा सा फार्मूला आ गया हमारे पास। इसी फार्मूले में वैल्यू रख देंगे और हम मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकाल पाएंगे आसानी से, बहुत ही आसान से। थोड़ा इस वैल्यू को हम क्या करते हैं, बदल लेते हैं। ये जो 10 सेंटीमीटर लिया क्या है, ए की वैल्यू जो 10 सेंटीमीटर है इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, और ये जो है 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो आएगा कितना, ये 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये मीटर में आ गया है, ठीक है। तो 10⁻⁻1 मीटर यहाँ पर आएगा, ए की वैल्यू ये आएगी, इसका इस्तेमाल हमें यहाँ पर करना है। अब देखें ये जो कांस्टेंट है μ0 अपान 4π, ठीक है। μ0 अपान में जो 4π होता है, इस कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता है और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7, लेकिन यहाँ 2π हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ अपनी मर्जी से हम यहाँ 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये 4π हो जाएगा और इसको अलग कर लेंगे। मतलब क्या हुआ, μ0 अपान में 4π, इसको अलग कर लिया, बाकी a जो है नीचे है, a और i बचा, इसके साथ 2 भी बचा क्योंकि 2 से जो मल्टीप्लाई ऊपर किया था वो बचा हुआ, मतलब 2i अपान में a, ठीक है। ये वैल्यू, ठीक है, ये यहाँ पर बचेगा। और इस वैल्यू को हम जानते हैं कि इसकी वैल्यू 10⁻⁻7 होती है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस पूरे जगह पर 10⁻⁻7 लिख देंगे, 2 लिखेंगे, करंट की वैल्यू दी गई है 3 एम्पियर की, इसको लिखेंगे, और नीचे a की वैल्यू लिखेंगे जो 10⁻⁻1 है, ठीक। 10⁻⁻1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10⁻⁻6 बचेगा। बाकी ये जो 2 और 3 है इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 आ जाएगा, और 10⁻�6। और b जो है मैग्नेटिक फील्ड, इसकी यूनिट होती है टेस्ला, ठीक है। कैपिटल T से लिख देते हैं, ये b की वैल्यू हो जाती है। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड आया है 6 × 10⁻⁻6 टेस्ला आया हुआ है, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन, जिसमें हमने क्या किया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर या कंडक्टर के वजह से, किसी एक लंबे कंडक्टर की वजह से, स्ट्रेट वायर वो है और उसमें करंट फ्लो कर रही है, उसकी वजह से उसके सराउंडिंग में किसी पॉइंट P पर हम जो है मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पर आज पता करके बताए हैं, पूरा डिराइव किया हमने फार्मूला, और बहुत ही बेसिक तरीके से हमने शुरुआत किया था। जो जो चीज़ें ज़रूरत थी वो हम बताते चले गए हैं, और एक ऑटोमेटिकली एक फ्लो में सारी चीज़ें आती चली गई हैं, और फिर हमने सबको मिक्सअप करके और फिर जो है फाइनली एक फार्मूला डिराइव किया है जो बिल्कुल बेसिक फार्मूला था। और उस फार्मूले को फिर हमने अलग अलग केसेस बनाए हैं, जो φ1 φ2 था उसको बदल करके, कई बार हमने φ1 φ2 को 90 डिग्री और 0 डिग्री इस तरीके से बदल करके उस फार्मूले को हमने इन्फिनिटी लॉन्ग वायर के लिए भी कन्वर्ट किया था। और उसके बाद अगर हमने पॉइंट P को, जो पॉइंट P है यहाँ पर, इस पॉइंट को खसका कर भी देखा था, किसी एक एंड पर ले करके गए थे, उसके लिए फार्मूला अलग आया था। फिर हमने क्या किया था, इस वायर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर अगर ये पॉइंट हो बिल्कुल एग्जैक्टली, तो उसके लिए क्या फार्मूला होगा मैग्नेटिक फील्ड का, ये भी हमने देखा था। तो अलग अलग केसेस हमने यहाँ पर बना करके देखे थे, और फाइनली जो याद करने वाला फार्मूला था वो यही था कि b = μ0 अपान 4π, ठीक है। उसके बाद आपको 4πa, ठीक है, और उसके बाद उधर ब्रैकेट में, बड़े ब्रैकेट में sin φ1 + sin φ2। अब φ1 φ2 की वैल्यू को बदल करके हमने अलग अलग फार्मूले बनाए थे, जो छोटे छोटे फार्मूले आए थे वो हम कर सकते हैं। अगर आपको बेसिक फार्मूला पता है, बेसिक चीज़ पता है, तो आप उसके बाद जो मॉडिफाई करके चीज़ें पूछी जाती हैं क्वेश्चन में, उसको आप आसानी से कर सकते हो। जैसे देखो, ये हमें फार्मूला नहीं पता, लेकिन फिर भी हम कर सकते हैं। इन्फिनिटी लॉन्ग के लिए, लॉन्ग वायर के लिए हमने इन्फिनिटी लॉन्ग, इसकी जो लेंथ है उसको बनाना पड़ेगा, और फिर φ1 φ2 को हमें खसका करके क्या करना पड़ेगा, 90 तक लेकर के जाना पड़ेगा, तभी ये
पहुँचेगा 90 तक इन्फिनिटी, मतलब इसके एंड तक पहुँचेगा, इन्फिनिटी तक पहुँचेगा, इसके पहले वाले एंड तक, ऐसे दूसरे वाले एंड तक पहुँचने के लिए भी phi2 को 90 होना पड़ेगा। तो इस तरीके से अगर हमें बेसिक पता है तो इस बेसिक फार्मूले से, ये जो बेसिक फार्मूला है इसी से सारे फार्मूले बाकी तीनों आए हैं। पहला फार्मूला आया था, दूसरा आया था, तीसरा आया था, 3 फार्मूले तो हमने इसी से बनाए थे। तो ये याद होना चाहिए, बाकी जो है वो हम आसानी से निकाल लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगा करके निकाल लेंगे। तो ये था आज का पूरा डिस्कशन, जिसमें हमने मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट किया, उसको डिराइव किया और फार्मूला लास्ट में हमारे पास एक आया है। उस फार्मूले को हमने छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट भी किया है अलग अलग पर्टिकुलर केसेस के लिए। तो आई होप कि आप सबको ये डिस्कशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपके दिमाग में अब कोई डाउट नहीं रह गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट होता है, अगर क्रिएट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हो और हम उस डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे। तो फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।